किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उसी जो शेर को आज जो पूरा किया है वो हमारे साथ में हैं मोहम्मद कासिम साहब। उन्होंने इसलिए इसको पूरा किया है क्योंकि एक वो लड़का जो आज की डेट में एक बिरयानी की ढकेल पे जहां अप्पा रहते थे, खुद भी जाकर उनका हाथ बटाते थे, लेकिन आज जज बने हैं और जज बनकर उन्होंने पूरी अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो पास आउट होकर के उन्होंने उनका भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ में है मोहम्मद कासिम साहब। मोहम्मद कासिम साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जज बनने के लिए, और ये अपने बहुत बड़ा सपना भी पूरा किया है। हम आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कासिम साहब, ये कब आया दिल और दिमाग में कि भाई जज बनना है? ये कब से, मतलब क्या शुरुआत से ही ये था, ये जब एडमिशन हुआ तब ये प्लान किया पूरा? लेकिन जज बनने की तो ऐसी बात है कि प्लान तो पहले से नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वकील बनने के लिए आया था। अच्छा। और वकालत करते करते मुझे इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ वकालत करने के बाद ही जज का भी एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसे यूपी PCSJ या जिस भी स्टेट का आप देते हैं, PCSJ इसका मेन नाम होता है। तो मुझे इस बात का यहाँ पता चला कि जो लोग LLB करते हैं वो ही जज की भी परीक्षा देते हैं। वरना मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आया था कि हाँ LLB में कर दूँगा और मैं वकील बन जाऊँगा। लेकिन मेरे सीनियर या जो भी और दूसरी जगहों से मैं अखबार में पढ़ता था या देखता था इंटरव्यू, तो उसमें पता चला कि LLB के बाद ये भी एक स्कोप है, ये भी एक फील्ड है जिसमें आप लॉ के बाद अपना करियर बना सकते हैं। तो LLB के ही दौरान जब देखते थे कि सिलेबस कहीं ना कहीं मैच खाता है, हमारे हम जो पढ़ रहे हैं वही सवाल जुडिशरी के भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैंने फिर मन बनाया कि क्यों ना इसमें भी एक हाथ आजमाया जाए। तो वहीं से थोड़ी सी हिम्मत मिली। सीनियर बनते थे तो वो गाइड करते थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया। फिर हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा माहौल भी है कि वहाँ अक्सर हर एक साल जब भी वैकेंसी आउट होती है तो 20 से 25 जज हमेशा बन ही जाते थे। तो ये सब चीज़ें देख करके हम मन में एक लालसा पैदा हो गई, और जब खुद के मन में लालसा पैदा हुई तो घर में फ़ोन करके बताया कि भाई हाँ, एक जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ऐसे जज बनते हैं। क्योंकि हमने जब उनको बताया तो उनके भी दिल में उम्मीद जगी। तो इसी तरह जब उम्मीद जग गई तो इस पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत लगी और आज मैं आपके साथ जैसे जज बन के ड्यूटी कर रहा हूँ। कासिम भाई, जो आपका जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड है, आपने मतलब कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा सा हमें अपने बारे में पूरा बताएं कि कहाँ से आपका रहना सहना कहाँ से है, रहने के लिए कहाँ से आपका है, और इसके अलावा क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा है? देखिए, जहाँ तक मेरे ऊपर बात है तो नाम तो शायद आपने कई दफ़ा मतलब इस इंटरव्यू मेरा दे ही दिया है। तो मैं संभल के एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, गांव है जो रुकनुद्दीन सराय के नाम से, तो मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। और मैं कोई बहुत बड़े घर परिवार से नहीं आता हूँ। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, चाहे मेरा फैमिली बैकग्राउंड की भी वजह हो या फिर एजुकेशन को लेकर की। तो मैं वहीं से आता हूँ। मैं सरकारी स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है, गांव के ही छोटा सा जो सरकारी स्कूल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, तो वहीं से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। और उसके बाद 3-4 तक वहाँ मैं पढ़ा। उसके बाद एक गांव के ही छोटे से स्कूल से पढ़ा। उसके बाद 2004 या 5 में मैंने ZU इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 6वीं या 7वीं क्लास में मेरे ख्याल से, 7वीं क्लास में वहाँ गया था। तो वहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। मैं हिंदी मीडियम का रहा पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। हिंदी में सब कुछ लिखा पढ़ा जो भी था। तो 12 तक मैंने वहाँ पढ़ा, और 2012 में मेरा इंटरमीडिएट 2011 में कंप्लीट हो गया था। तो मुझे किसी तरह पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम की कोई जगह है। मैं इतना भी नहीं जानता था कि हाँ MU कोई एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई और लिखाई की जाती है। तो मालूम हुआ कि वहाँ एडमिशन मतलब 12वीं के बाद BA में हो जाता है किसी तरह, मतलब एडमिशन मेरिट पे होते थे। तो 71% मुझे मिल गया था। तो किसी तरह 2012 में मुझे यहाँ एडमिशन मिला और अलीगढ़ चला गया। तो यहाँ जो आपने फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब फिल किया, तो क्या मतलब प्लान क्या था कि भाई PA LLB ही करनी है या फिर BA करना है, या बच्चों का एक सपना होता है कि भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो क्या मतलब वो क्या सपना लेके चले थे, डॉक्टर इंजीनियर का, या फिर पहले से प्लान था कि BA LLB भी लेना है? देखिए, जब से मैं पढ़ाई का महत्व समझा तो मैंने तभी से मन बना लिया था कि मुझे लॉ करना है।
मेरा ये कोई ये नहीं था कि मैं अभी अलीगढ़ आ गया तो मेरे लॉ के इरादा कर लिया, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने जब से समझा कि पढ़ाई को किस कदर आगे लेके जाया जा सकता है या पढ़ लिख के कुछ बना जा सकता है, तो मैंने सिर्फ यही पाया कि अगर मैं कुछ पढ़ लिख के बनूंगा तो सिर्फ लॉयर बनूंगा। क्योंकि समाज में हालात कुछ इस तरह हो गए थे मेरे यहाँ कि उस माहौल ने मुझे लॉ पढ़ने में मजबूर कर दिया। तो वही सोच ले करके मैं अलीगढ़ चला आया। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मुझे थोड़ी दिक्कत बहुत था, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि मैं हिंदी मीडियम से लड़का था। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मीडियम जो होता है एजुकेशन को, वो इंग्लिश होता है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल। तो उसको कॉप अप करने के लिए मुझे लगभग पूरे 2 साल लगे, क्योंकि मैं बीए में दाखिला हुआ था मेरा, और यहाँ सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे, किताबें सारी इंग्लिश में होती थी। और जब BA-LLB के बारे में सुना तो वहाँ तो 6 पेपर इंग्लिश में होते थे, उसके लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता था। और मैंने जब पेपर लगा करके देखा तो 100 में से मैं 10 ही सवाल कर पाता था, वो भी अगर कोई तुक्का 4-5 पे लग गया तो लग गया, वरना मुझे बिल्कुल ज़ीरो था मामला, ऑलमोस्ट ज़ीरो था। तो मैं ये कहूँगा कि अलीगढ़ जब मैं आया तो मेरी असल पढ़ाई शुरू हुई। यही है वो जगह जहाँ मेरी तालीम की इब्तदा हुई, और मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस जगह ने मुझे इतना दिया कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो 2 साल मैंने इंग्लिश पे बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा काम किया। जब आप इंग्लिश पे मेहनत कर रहे थे उस टाइम आप मतलब BA-LLB में एडमिशन ले चुके थे या फिर? नहीं, ये पहले की बात है। LLB में दाखिला लेने के लिए तो आपको बहुत शानदार इंग्लिश में होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं पाता था, ना लिख पाता था। मैं 4 लाइन लिख नहीं पाता था इंग्लिश में, मेरी हालत ये थी। तो किसी तरह मेरे प्रोफेसर हैं मेरे यहाँ डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, मेरे बड़े अजीज़ उस्ताद हैं वो प्रोफेसर सैयद बशीर हसन साहब। उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे होता है, इसको सीखना कैसे होता है। तो किसी तरह उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, अखबार लो जो आसान भाषा में आता हो, और एक डायरी लो। उस डायरी में आप रोज़ लिखिए 10 से 15 वर्ड्स, और उन वर्ड्स को याद कीजिए। मैंने यही किया। मैं 20-25 दिन तो लगभग मैंने अखबार में केवल फ़ोटो ही देखी। वो फ़ोटो के अलावा दूसरी चीज़ समझ नहीं आती। वो लिखा क्या है उसमें मतलब ही नहीं था। बस हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग मार रहे हैं, और रीडिंग के भी लिखा कुछ और है, उसको प्रोनाउंस कुछ और कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि उस वक्त मैं डिक्शनरी में इस्तेमाल करता था, जो बुक वाली डिक्शनरी होती है। अब तो डिजिटल डिक्शनरी। अच्छा, उस टाइम मोबाइल वाली भी नहीं थी? वो नहीं थी। 2012 में इतना स्मार्टफोन थे भी नहीं, और मेरे पास तो छोटा सा फ़ोन होता था। तो मैं डिक्शनरी में देख के रोज़ 10 से 15 वर्ड का मीनिंग अब कॉपी में लिखता था, और उसको रोज़ पढ़ता था। इसी तरह होते 1 साल में मैंने कम से कम 2000 वर्ड्स उस कॉपी में लिखे। 2000 वर्ड्स में अच्छे खासे मेरी फिंगर टिप पे आ गए। लेकिन अभी मुझे केवल वर्ड्स मीनिंग ही याद था, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ उनको फ्रेम करना है, यूज़ करना है, ये सब चीज़ें अभी तक मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैंने कोई ग्रामर की बुक पढ़ी, उसको ख़रीदी, उसको प्रैक्टिस किया, लिख के देखा, पढ़ के देखा, या अकेले में जब कभी होता था उसको बोल के देखा। क्योंकि अकेले में बोलने का मकसद यही था कि कोई हंसी ना उड़ा ले, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था। हाँ, वो ऐसा मतलब नॉर्मल लोग देखते भी है कि जब कोई बात कर रहा है इंग्लिश में तो उसको मतलब कभी मजाक भी बना लेते हैं, और अक्सर मजाक बनाते भी हैं। कुछ हर मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों की भीड़ में कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है लोगों का जो आपका मजाक बनाते हैं। तो उस डर से मैं अकेला बात करता था, खुद से बात करता था। यही आप जो देख रहे हैं इस मैदानों में, और यहाँ पेड़ के नीचे वो उधर वहाँ सीट्स लगी हुई हैं कुछ पत्थर वाली, तो वहाँ बैठ के मैं चारों तरफ देखता था पहले कि कोई है तो नहीं। तो वहाँ मैं अकेले से कॉन्वर्सेशन की कोशिश करता था बात करने की, कि हाँ ऐसे ऐसे सेंटेंस है, उसको मैं बोल के देखूँ कैसे बोला जा सकता है। तो यही प्रक्रिया के दौरान इसी तरीके से मैंने 2 साल लगातार मेहनत की, और मैं कहीं ना कहीं इतना सहज हो गया था इंग्लिश में कि मैं किसी एंट्रेंस को समझ पाऊँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। 2014 बोलना नहीं आया, बोलना तो मुझे आज भी नहीं आता। बोलना तो मुझे आज भी नहीं आता। इंग्लिश में तो लोग बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं, बोलना मुझे आज भी नहीं आता। बस हाँ, इतना है कि मैं अपना काम चला लेता हूँ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिखना है, पढ़ना है, ये थोड़ा बहुत बोलना भी है तो उसको बोल लेता हूँ। वैसे फ्लुएंसी के तो साथ शायद आज भी मुझे डर लगता है लोगों से बात करते हुए, इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इन 2 सालों में मैंने इतना कर लिया था कि मैं एग्ज़ाम को पास कर भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे बोल भी सकता हूँ। तो 2014 तक इसी तरह चलता रहा, और किसी तरह मेरा BA-LLB में दाखिला हो गया। तो वहाँ जब गया तो वहाँ भी इंग्लिश का ही माहौल होता है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश के ही आते हैं। मैं अकेला ही था, और एक मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त फुरकान अली दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो मैं और वो, हम 2 ही लड़के ऐसे थे
जो हिंदी मीडियम के थे। दो हिंदी मीडियम वाले एक साथ मिले वहाँ पर। एक मरतबा तो ऐसा हुआ था कि हमारे टीचर ने सिर्फ इतना जान के हमें क्लास से बाहर कर दिया था कि आप हिंदी मीडियम के। उन्होंने अच्छा। बाकायदा ये कहा कि आई हेट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। मतलब ये बात क्लास के अंदर ये हो, क्लास के अंदर सब की स्टूडेंट्स के बात, ये सामने। क्लास के अंदर की बात है। मैं उन हाँ, टीचर का नाम नहीं लेना हाँ चाहूँगा हाँ इस हाँ, कैमरे हाँ। पे। तो उन्होंने पहली ही क्लास में डे 1 था मेरा लॉ डिपार्टमेंट में, उन्होंने पहली क्लास में सबसे बच्चों से पूछा इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से कैसे। वहाँ बच्चे शानदार इंग्लिश में बात कर रहे थे और हमारे पैर कप कपा रहे थे। जब मतलब एक इंट्रो टाइप का जो होता है हाँ, उस तो टाइप। ये हर क्लास में होता हाँ। था। तो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमारा नंबर ना आए, नंबर नहीं किसी आ तरह जाएगा। जो है क्लास की बेल लग जाए और हम लोग ऐसे ही निकल जाएं। हाँ हाँ तो जब हमारा नंबर आया, जैसे ही बताया कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 12th और 10th फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कूल, तो उन्होंने ये जाना और झट से कह दिया कि गेट आउट। और वो यही नहीं समझ में आ रहा था कि निकाला किस वजह से जा रहा है। हाँ। बाद में पता चला कि दूसरों ने बताया, जो लोग वहाँ बैठे रह गए थे, उन्होंने कहा कि आई हेट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। मतलब ये आपके बाहर निकलने के बाद उन्होंने बोला क्लास के अंदर। ये हाँ, मतलब आप जब वहाँ अपने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सब नॉर्मल बच्चे करते हैं जब डे 1 में होता है उनका, तो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आपको पता है कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, हाँ। तो इस बात से उन्होंने कहा गेट आउट। हाँ बिल्कुल। आपको नहीं पता क्यों निकाल दिया उसका? हाँ, हम बस इतना कहा कि गेट आउट। हाँ। असल में उन टीचर का नेचर ही ऐसा था कि बिना वजह बताए सीधा गेट आउट बोलना था। बस किवाड़ पे जो गेट होता है उस पर थोड़ा सा आपने तेज़ खोल दिया तो गेट आउट। अच्छा। तो ये सब चीज़ हम बाद में जाने कि इनका थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा ही है। लेकिन पहले ही क्लास में आपको हिंदी की वजह से बाहर कर देना तो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाली बात हाँ, थी। हाँ। बहुत ज़्यादा हताश भी हुए, उदास भी हुए और मुझे भी निकाला, मेरे दोस्त को भी निकाला, दोनों को फुरकान भाई को, वो दोनों को निकाला गया। तो हम लोग फिर ये सोचते थे कि हम सिर्फ हिंदी मीडियम वालों से ही बात करेंगे। इतना और था कि टीचर ने तो निकाला ही निकाला था। हम ये तलाश करते थे पूरी क्लास में 100 बच्चों की कि कौन और हिंदी मीडियम से है, क्योंकि कोई मिला नहीं। तो एक फुरकान अली मिर्ज़ा था, एक वो थे हिंदी मीडियम के, एक हम थे। तो इसलिए हमारी पक्की दोस्ती बन गई, क्योंकि ऐसा लगता था कि मतलब भाई हम भाई लोग ही ऐसे हैं जो भीड़ में एक दूसरे को समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। तो आज भी बहुत अच्छी दोस्ती सिर्फ इसी बुनियाद पे थी कि हाँ वो भी हिंदी मीडियम के थे, हम भी हिंदी मीडियम के थे। तो आज भी दोस्ती बरकरार है। हाँ, लेकिन ये है कि जब लॉ डिपार्टमेंट पहुँचे तो वहाँ सीखने को बहुत मिला। टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, टीचर्स ने मोटिवेट भी किया, सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इनफैक्ट जो माहौल में हम पढ़ते थे उसको देख करके बड़ा मोटिवेशन आता था। आए दिन रिजल्ट आते रहते थे, जज बनते रहते थे। ज़िंदगी में कभी जिंदा जज नहीं देखा था तो वहाँ रोज़ चलते फिरते दिखाई देते थे। तो ऐसा लगता था अगर कुछ हमसे बात भी कर लेता था, जो जुडिशरी क्वालिफाई कर लेता था, ऐसा लगता था कि बताओ जज साहब हमसे बात कर रहे हैं। और ज़िंदगी में कभी हम जब जज देखा ही नहीं तो हमारे साथ खाना खा रहे हैं, हमारे साथ चाय पी रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हमको लगती थी कि चलो बढ़िया है, कम से कम किसी जज से बात कर रहे हैं। और इसी बातचीत के दौरान वो हमें भी मोटिवेट कर दिया करते थे किसी तरह के, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डरते बहुत। हम हिंदी मीडियम के थे, डरते मतलब कि वो बहुत। हमारे इंग्लिश में ना बोल पड़े हैं, हम बात इंग्लिश नहीं में कर पाए, क्योंकि हम बात नहीं बोल करते। पढ़ते तो हम तो बस सुनते थे, बस हम हाँ हाँ कह देते थे। कहाँ मतलब वो करते थे। डे 1 वाला जो एक डर था टीचर वाला, वो तो लगता था देखिए- कहीं ऐसा ना हो जज साहब भी ना कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, अपने लगा वो तो हमारे दिलो दिमाग में वो बात बैठ गई। बैठा दीजिए। हम मतलब कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना होता था, उधर इंग्लिश पे भी काम करना होता था, तो दिक्कतें थोड़ी सी हमें ज़्यादा महसूस मतलब सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना, हर चीज़ दुनिया पॉसिबल है। हर चीज़ कुछ भी कर सकते हैं। और चैलेंजेस और दिक्कतें ये हर इंसान फेस कर रहा है। अगर कोई बड़ा आदमी है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा टेक्नीशियन है, तो अगर बड़ा है तो बड़ी दिक्कतें भी हैं। क्योंकि इंग्लिश हम छोटे थे तो सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। दिक्कतें आईं, लेकिन सीखना नामुमकिन नहीं था। तो हमने कोशिश यही की कि हम इसको सीखने की कोशिश करें। मुसलसल 5 साल पढ़ते भी रहे, इंग्लिश में बोल के भी देखते रहे, लिखते भी रहे। और इसी 5 साल के दौरान पूरा PLL भी हमने पास किया और फर्स्ट डिवीज़न से पास भी कर पाए। जब LLB कर लिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत सारे सीनियर जाते हैं। मोहम्मद कसम साहब, मैं आपसे एक बार रुक रोकना चाहूँगा। जब आपने ये LLB कंप्लीट किया तो वो प्रोफेसर साहब तो अभी भी होंगे उसी डिपार्टमेंट? नहीं, वो शायद इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अच्छा, जैसा इंसिडेंट मतलब हुआ। हाँ, वो
उनकी डेथ हो गई है, अभी वो शायद लेकिन हमारे साथ। मैं चाह रहा था कि काश वो तो खैर सब एक नेचर है, वक्त है सबका उसका, लेकिन मैं चाह रहा था कि काश आज वो प्रोफेसर साहब वगैरह आज होते, और मोहम्मद कासिम जिनको हिंदी की वजह से बाहर किया गया था, आज जज बन के मैं चाहता था कि उनके पास जाते तो शायद वो और खुश होती। नहीं देखिए, ऐसा है ना, जो प्रोफेसर्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं। मेरे प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट में मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इनमें ये कहूँगा इतना तो मैं डिज़र्व भी नहीं। जब आपका इंटरव्यू था जुडिशरी का, जब आपने PCSJ का इंटरव्यू देने गए, तो वो इंग्लिश में था या हिंदी में था? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो एस्पिरेंट होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल होता है कि इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो बेफिक्र हो जाएं। अच्छा। भाषा आप कोई भी बोल सकते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छा जवाब दे सकते हैं तो आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में अच्छा जवाब दे सकते हैं तो इंग्लिश में बोलिए। लैंग्वेज का कोई बात नहीं है, इसका कोई मसला नहीं। इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू, वो जितने भी ऑनरेबल बोर्ड मेंबर थे उन्होंने सारे सवाल हिंदी में पूछे, क्योंकि मैं लॉ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था तो मैं इंग्लिश में ही उसका जवाब अच्छे से दे सकता था। तो वो हिंदी में मुझसे सवाल पूछते थे, प्रॉब्लम पूछते थे, मैं इंग्लिश में उसका जवाब देता था। और बोर्ड मेंबर ने इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, और मेरे दिमाग में भी नहीं आई ये बात कि मुझे हिंदी से बोल रहे हैं तो मैं इसमें हिंदी में जवाब दूँ तो इंग्लिश में। मैंने जैसे रैंडमली उन्होंने सवाल पूछा, मैंने रैंडम उसका इंग्लिश में ही जवाब दिया। तो लैंग्वेज का कोई भी मसला नहीं है, कोई। बिल्कुल आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। अच्छा, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इनको जुडिशरी की तैयारी करनी है, कल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जुडिशरी PCS और PCSJ में मतलब कितना फ़र्क है? तो ये है कि PCSJ सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन PCS में ऐसा है कि कोई भी बैठ सकता है। लेकिन अगर कोई लड़का जो लॉ कर रहा है उसको PCS में बैठने का भी वो है चांस है, बिल्कुल बैठ सकते हैं, वो कहीं भी बैठ PCSJ में ही बैठ सकते हैं। तो उनके लिए कितना मतलब PCS कितना आसान है या PCSJ कितना थोड़ा सा, अगर हम बच्चों को बात करें तो कितना लोगों में रहेगा कि भाई PCSJ उसके लिए आसान है, PCS उसके लिए आसान है? जैसे कि सवाल PCS थोड़ा में- सा ऐसा है कि ये एक्सपीरियंस के मुताबिक है, ये एक्सपीरियंस जो भी जिसमें फील्ड में इसका एक्सपीरियंस हो किसी में, तो ये शायद वो दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक PCSJ का सवाल है और PCS का सवाल है, तो PCS एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें रेगुलर वैकेंसी आती है, अगर डिस्टिंक्शन मैं कर रहा हूँ पर ईयर आती है। हाँ, वहाँ लगभग हर साल वैकेंसी आ जाती है। PCSJ में दिक्कत यही है कि वैकेंसी में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अभी अगर बात करें 2022 की वैकेंसी, 2018 के बाद 4 से 4.5 साल के बाद अब वैकेंसी आई। तो PCS में हर साल वैकेंसी लगभग आती है, भले ही कम आए लेकिन हर साल आती हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा, अगर वो सहज हैं GS वगैरह में तो वो PCS में भी ट्राई करें, कर सकते हैं। और बहुत सारे करते भी हैं और सिलेक्शन होते भी हैं। मेरे कुछ सीनियर थे जो मेरे कमरे के बराबर में रहते थे, वो यूपी में कोई तहसीलदार है, कोई SDM है, बहुत सारे लॉ पढ़ के हाँ PCS क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो उसके इंटरेस्ट है कैंडिडेट के कि वो जज बनना चाहता है, या जज बनने के साथ साथ वो SDM या तहसीलदार भी बनना चाहता है। फिलहाल तो ज़्यादातर बच्चे नौकरी के लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरह कहीं ना कहीं नौकरी हो जाए, उसके बाद हम अपनी तैयारी को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चॉइस पे है, चॉइस पे कि आप एग्जीक्यूटिव में जाना चाह रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं। जैसे मेरी ही बात समझ लीजिए, मैं एग्जीक्यूटिव में कभी नहीं जाना चाहता था, जाने नहीं चाहते थे। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, मैं जुडिशियल ऑफिसर ही बनना चाहता था। जब से पहले मेरे से मन में हाँ। ये आया, मेरे घर वालों ने सपना देख लिया, मैंने भी अपना एक सपना बना लिया इसको, तो मैंने फिर सोचा ही नहीं किसी फील्ड के बारे में। मैं इंसाफ की जो फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, मैं उसी में रहना चाहता था। अगर मैं इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तो मैं इसी फील्ड में रहना पसंद करता, क्योंकि लिटिगेशन में जाता। लेकिन मेरा एग्जीक्यूटिव में जाने का कभी इरादा ही नहीं, तो इसलिए मैंने जुडिशरी को ही चुना और मैं फाइनली सिलेक्शन हो गया। सबसे मिली है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि लोग लड़के जब टेस्ट में बैठते हैं तो जब उनका प्री होता है तो बड़ी एकदम जो खुशी होती है कि अब मेंस की तैयारी करनी है, फिर मेंस देते हैं, मेंस के बाद में फिर अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। आपने मतलब कितने अटैम्प्ट में निकाला ये जो अपना है? जी मेरा ये पहला अटेम्प्ट है। पहला अटैम्प्ट में? मेरा पहला। ऐसे बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो अभी कई सारे अटैम्प्ट दे चुके होंगे। हाँ बहुत सारे, ज़्यादातर हैं हैं जो कई सारे अटैम्प्ट दे चुके हाँ हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर सीनियर ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि जब सीनियर हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा है, एग्ज़ाम में दे चुके हैं और हमसे बेहतर भी जानते हैं। भले ही हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सीनियर हमेशा सीनियर रहते हैं और हमसे ज़्यादा तजुर्बा उनको होता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज भी उनके पास होती है। लेकिन कहीं ना कहीं
क्रैक कर जाते हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अप्रोच को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इस इम्तहान में अच्छा अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। इम्तहान देने से पहले आपको इम्तहान को पढ़ना है, उसकी डिमांड क्या है। अगर उस चीज़ को आपने पहचान लिया तो ये मैटर नहीं करता कि आप जूनियर हैं या सीनियर हैं, या कितने अटेम्प्ट दे या कितने अटैम्प्ट दीजिए, आप पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते। तो मैंने कोशिश यही की कि मुझे एग्ज़ाम को समझना है कि एग्ज़ामिनर का या कमीशन का इंटेंशन क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से या एस्पिरेंट से। तो मैंने 5 साल पढ़ाई के साथ साथ इस एग्ज़ाम को भी प्रोसेस किया और इस एग्ज़ाम को भी पढ़ा। तो पढ़ने का मुझे फ़ायदा कहीं ना कहीं ये हुआ कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। और मैं अक्सर लड़कों से कहता हूँ कि आप अपनी अप्रोच बहुत संभाल के रखिए, अपना अप्रोच बहुत डायरेक्ट रखिए, चीज़ों को सीखिए। दुनिया से आप सीखने की कहीं मनाही नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोच है वो दूसरे लोगों से अलग हो जाए। जब अलग होगा तो आपका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा अलग जाएगा, कॉपी में आप अलग लिखेंगे, इंटरव्यू में आप अलग बोलेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट भी आपका अलग ही आएगा दोस्तों से, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे दोस्त एक साथ बैठते हैं, डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग नाम भी देते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, तो रिजल्ट की उम्मीद भी आप डिफरेंट ही कर सकते हैं। तो कासिम साहब, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस वक्त आप खुद क्या कर रहे थे जब रिजल्ट आने वाला था, जब फाइनल रिजल्ट आने वाला था कि भाई PCSG का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो हम पहले उससे एक दिन पहले की जो रात होती है अच्छा। कि आज रात है, कल रिजल्ट आएगा PCSG का, क्योंकि हमने प्री निकाल लिया है, मेंस हमने दे दिया, इंटरव्यूज़ हम दे चुके हैं। इंटरव्यू के बाद में अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब जो है मेरा रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे दिया है, और हम देखते रहिए कि ज़्यादातर लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं इंटरव्यू से भी। तो वो लोगों को लगता है कि भाई मैं इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन नहीं हो पाया। तो वो रात कैसी गुजरी कि भाई कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो वो सपना पूरा होने जा रहा है कि कल मेरा सपना पूरा हो भी सकता है और हो सकता है कि 1% में नहीं भी सपना पूरा हो। तो वो रात कैसी गुजर रही थी उस दिन? देखिए, रात तो ऐसी नहीं थी क्योंकि पता नहीं होता है कि कल इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, अभी ये वो नहीं था कि आएगा, मतलब ये नहीं पहले आता है। हाँ, लेकिन डर तो बराबर बना हुआ है। अच्छा, वो कोई जब इंटरव्यू का रिजल्ट आने का कोई डेट फिक्स नहीं होती तो उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता? डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन डर फिक्स होता है। डर फिक्स होता है। तो डर तो फिक्स था, तो हम लोग रोज़ लाइन खींच रहा था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं रोज़ पेपर पे लाइन खींचता था पेन से, और पेन की निब को बीच में रखता था और खुद से कहता था कि लाइन के इस तरफ गिरे, क्योंकि इंटरव्यू भोगने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और फिर लास्ट स्टेज पे होते हैं आप। तो मैं उस पेन से लाइन खींच करके बस अपने से कहता था कि लाइन के अगर इस तरफ गिरे तो नस्लें बदल जाएंगी। अच्छा, जज बन गया अगर। हाँ। और लाइन के अगर इस तरफ गिरे तो आम आदमी तो आप हैं ही, अभी और मेहनत करनी है, अभी और अंधेरे देखने हैं, अभी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे साथ ये हुआ जब 30 अगस्त की शाम को मैं, यही आपके सामने कैंटीन है, यहाँ पे चाय पी रहा था और मेरे दोस्त मेरे साथ थे, डॉक्टर रहबर हिंदी डिपार्टमेंट के। तो अचानक नोटिफिकेशन आया और PDF रिज़ल्ट का। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अफवाहें हो रही थी कि तब आएगा और क्यों रक्षाबंधन के छुट्टी के दिन, अच्छा, छुट्टी के दिन रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन उम्मीद भी नहीं थी कि रिज़ल्ट आएगा। तो चाय मैं पी रहा था वहाँ बैठ करके, और चाय बस बैठा ही था, चाय आई भी नहीं थी, तो एकदम नोटिफिकेशन आया और उसमें रिज़ल्ट का PDF था। देखा तो उस पर लिखा था रिज़ल्ट। हार्ट बीट बढ़ गई एकदम से। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे, और जब उसको खोल के देखा तो मैंने अपना रोल नंबर नहीं डाला उसमें, मेरे साथ मेरे दोस्त थे। अच्छा, अभी हिम्मत नहीं हो रही? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मेरा रोल नंबर 018871 था, तो मैं सोच रहा था कि अगर रोल नंबर मैंने इसमें डाल दिया तो ये 1 सेकंड में इस बात का फैसला कर देगा कि आप जज हैं या नहीं। तो 302 बच्चों का वो रोल था, नाम उसमें था। तो मैंने क्या किया, मैंने PDF को पढ़ना शुरू किया। मैंने कि मैं पढ़ के अपना रिजल्ट चेक करूँगा, मतलब सिर्फ अभी ताकि दिल को समझा रहे हैं। जितने वक्त तक मेरा नाम नहीं आता तब तक मैं इस बात की उम्मीद कर सकता था कि कहीं ना कहीं मैं भी जज हूँ या बन सकता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद तो सेकंड में फैसला हो जाता, अगर नहीं होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने PDF पढ़ना शुरू किया। 3 पेज तक मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि 3 पेज तक 120 तक ही रैंक आई, 120 से 125-26 तक। तो मैंने चौथा पेज पढ़ना शुरू किया और 130-34 जब मैं 134 तक पहुंचा तो
मेरे लिए, मतलब अभी भी मैंने अपना नीचे नहीं देखा था, एक एक नाम पढ़ रहा था, और जैसे ही 135 आया तो उस 135 नंबर को देखने के बाद मेरी कैफियत क्या थी कि शायद मैं आज भी उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। मैंने देखा कि मेरा नाम मोहम्मद कासिम 018-871, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हुआ एक बार तो। बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कपकपाने लगा। वो मेरे साथ थे तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़रा, का मेरा ही है, क्लियर कर लो भाई। मैंने अपना हॉल टिकट निकाला, हाँ। 018-871 उस पर रोल नंबर लिखा है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। 1 घंटा मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं जज बन चुका हूँ कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं। हाँ। तो किसी तरह मुझे समझाया उन्होंने, मुझे पानी पिलाया रहबर ने कि पानी पियो, और मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और जब नॉर्मल हुआ तो लोग आसपास नोटिस भी कर रहे थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को बताने की कि हाँ रिजल्ट आ गया है, जज बन गया। मैं जज बन गया हूँ। वो सब बाद में पता चला, हाँ। क्योंकि खुद यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा ना हो कि यहाँ क्या बैठे हैं और बाद में पता लगे नाम हमारा नहीं था, रोल नंबर में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फिर बदलता। हाँ, फिर बदल हो तो गया। किसी को बताया नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद मैंने अपने घर फ़ोन किया, और जैसे ही फ़ोन किया तो फिर तो सब खुशी। माहौल ही बदल गया। हाँ, वो सपना माहौल पूरा बदल हो गया। घर में चारों तरफ से मतलब खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी, लोग खुश होने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। किसी किसी की तो आंसू भी निकल गए, किसी किसी में ज़्यादातर के आंसू निकल गए, क्योंकि ऐसे घर में जिसने ज़िंदगी में जज नहीं देखा हो, ज़िंदगी में कोर्ट का दरवाज़ा नहीं देखा हो, और जो परिवार बहुत मुश्किलों का सामना करते करते लड़ते लड़ते थक गया हो, और उस घर में कोई ये खबर दे दे कि आपके घर में कोई जज बन गया है, तो आंसुओं का निकलना तो जायज़ है। तो यही मेरे घर में भी हुआ, तो पूरा परिवार फिर फूट फूट के रोने लगा। तो उसे देखा तो शायद मेरी भी आंखें गीली हो गई अब देख करके। हाँ, लेकिन मैंने ही समझाया कि हाँ ठीक है, तो मैं बात नहीं कर पा रहा था घर पे, तो मैंने फ़ोन काटा किसी तरह। तो फिर मेरे साथी लोग इकट्ठा होने लगे, चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, हत्ता कि इतना हुआ कि 1000 मिस कॉल मेरे फ़ोन में आ गए सेम पे। मुबारकबाद लोग ये मुबारकबाद। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था उसको रिप्लाई करने का। तो वो ऐसा माहौल है, मैं एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा, वो ऐसी फीलिंग होती है, तो उस फीलिंग के लिए आप जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं वो सब बराबर हो जाए। बराबर। उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना अल्फाज में, मेरे लिए नहीं, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर उस एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी या जुडिशरी की तैयारी करता है, ये नामुमकिन है बताना। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है, और उसको सिर्फ हम इंजॉय करते हैं। आज भी मेरे पे खुमार रहता है उसका कि हाँ मैं कहीं ना कहीं जज बन गया। खुशी का आलम ऐसा रहता है कि 10 बजे ही नींद आने लगती है, और पहले दवाई खा के भी नींद नहीं आती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत अलग माहौल हो जाता है, इतना सुकून हो जाता है, तसल्ली दिल को बहुत हो जाती है। तो मैं एस्पिरेंट से कहूँगा कि इस सुकून को, इस इंजॉय को और इस फीलिंग को महसूस करने के लिए आप तैयारी कीजिए, और निडर तैयारी कीजिए। ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। जब मैं एक मामूली स्टूडेंट हूँ, बहुत एवरेज और बहुत कॉमन स्टूडेंट हूँ, किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, न लिखने में अच्छा हूँ, न पढ़ने में अच्छा हूँ, न बोलने में अच्छा हूँ, लेकिन एक चीज़ में अच्छा हूँ, शायद मैं किसी से उसमें पीछे नहीं रहता हूँ, वो है लगन और मेहनत। लगन और मेहनत भले ही थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें मैं किसी से भी कम नहीं। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा करते होंगे, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि हाँ मैं मेहनत भरपूर करता हूँ, और इसी मेहनत को देख करके उम्मीद भी करता था। सब लोग कहते थे कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, मुझे यकीन भी हो गया इस बात पर कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, और एस्पिरेंट से बार बार लगातार यही कह रहा हूँ कि मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। आप मेहनत बिना सोचे समझे मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ये इज्जत के ताज ज़रूर पहनाएगी। तो जिस दिन एक तो ये अभी घर पर जब रिजल्ट आ गया, आपको भी घर पर बोल दिया, अभी खुद सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है। हाँ अब घर जाना भी है, जी अम्मी अब्बू के सामने भी जाना है, जी, जी। माँ भाई बहन भी हैं, रिश्तेदार भी आ चुके हैं अब तो, और सबको लग रहा है बेटा हमने एक मोहम्मद कासिम पढ़ने भेजा था, हाँ। आज जज साहब चल कर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जब वो घर पहुँचे, जब घर मतलब एक होता है कि आप बस से गए होंगे, किसी गाड़ी से गए, उतरे, अब आपको लग रहा है घर जाना है, जी। तो वो रास्ता कैसे तय किया, और घर के सामने जो अम्मी अब्बू भाई बहन सब दिखाई दे, जज साहब को आते हुए देख रहे हैं, वो थोड़ा फीलिंग शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था 31 अगस्त का, जो मैंने 90 किलोमीटर का सफ़र तय किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र। घर कैसे गए, बस से या कार से? नहीं, वो पूरा काफिला लेके आ गए मेरे घर वाले। अलीगढ़ मेरी मदर ने गाड़ियाँ सजा के भेजी अरे वाह। अलीगढ़,
लगता था कि किसी की बारात जा रही वाह है, वाह 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 वाह। क्योंकि खुशी का माहौल ऐसा था ना। मैं जैसे मैं बता चुका हूँ, मामूली घर परिवार में कोई जज बन जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, वहाँ लड़ाई तक हो गई कि हम लेने जाएंगे, हम लेने जाएंगे। तो यहाँ 8-9 गाड़ियाँ मुझे लेने के लिए आई। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 90 किलोमीटर, वो 100 गाड़ियों में किलोमीटर। मैं थोड़ा रोकना चाह रहा हूँ, गाड़ी में अम्मी अब्बू भी थे या नहीं थे? नहीं, मेरी मदर नहीं थी, नहीं ना आई मेरे हैं। फादर, मेरे भाई थे, अच्छा। और मतलब जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो थे, और मेरे दोस्त थे कुछ उसमें, वो लोग मुझे लेने के लिए आए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था वो 90 किलोमीटर का, अपने घर जा रहा घर गए आप। था। जब 10 किलोमीटर मेरा घर रह गया था, तो मैं ये सोच रहा था कि वहाँ वही 10, 20, 50, 40 लोग होंगे, लोग होंगे, हाँ। तो मतलब मेरे घर परिवार के लोग होंगे। लेकिन वहाँ फ़ोन आया कि यहाँ बहुत भीड़ है। किस कदर वहाँ भीड़ थी, और मुझे वीडियो कॉल पे भी किसी ने दिखाया। तो मैंने कहा ऐसे तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे निकलना। तो किसी तरह मेरे साथी हैं, उन्होंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, तो उन्होंने 2 गाड़ियों में पुलिस वालों को भेजा। तो वहाँ भीड़ को कंट्रोल किया, और उन्होंने हमें एस्कॉर्ट किया। और जब हमने देखा गाड़ी से, शीशे से, किस कदर हुजूम लगा हुआ था वहाँ पे। लोग बाइक्स पे, रिक्शों में लोग बैठे हुए थे वहाँ। बैटरी रिक्शे में लोग आए थे, आगे आगे बैटरी रिक्शा लेके चल रहे थे, वाह। क्योंकि बैटरी रिक्शा इस वजह से लाए थे कि उन्हीं के स्तर का आदमी कोई जज बना है। वाह। तो मैं हलीम बेचता था पहले, तो सारे मैकेनिक वहीं, जिस रोड से मैं गुजर रहा था वहीं उसी रोड पर मैं बेचता भी था। जैसे ही उनको पता चलो कि रात में सोशल मीडिया से पता चल चुका था सब ज़्यादातर लोग, तो कोई टूटी हुई कार लेके आ गया, कोई टूटी हुई मोटरसाइकिल लेके आ गया, इसको जो पहले लेके साइकिल चलिए। वाले तो साइकिल पे चले आए, और रिक्शा वाले जो चलाते थे, जो भी मुझे जानते थे, तो वो बैटरी रिक्शा ले आए भर भर के। तो मैं देख रहा था कि किस कदर वो लोग मुझे इज्जत दे रहे थे, मैं उसको फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मतलब सारी ज़िंदगी की मेहनत आज कामयाब, आज मतलब वसूल हो गई। वो फीलिंग को मैं कभी भी मतलब नहीं भूल सकता और ना ही बता सकता। ऐसा लगता था कि हुजूम निकल रहा हो, जुलूस निकल रहा हो, मेला लग रहा था। वहाँ आगे आगे लोग पटाखे छोड़ रहे थे, खुशी मना रहे थे, सबके हाथों में फूल। मेरी गर्दन छोटी पड़ गई थी, मालाएं इतनी हो गई थी यहाँ। तो मैंने हाथ में मालाएं पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी मोहब्बतों को मैं खारिज नहीं कर सकता था। तो मैंने हाथ में मालाएं पहनी, अपने दोस्तों को पहनानी चाहिए। उनके भी गले छोटे पड़ गए, तो मैंने अपने कलाइयों में मालाएं चढ़ा दी। जिस कदर उन लोगों ने मुझसे मोहब्बत जाहिर की। तो जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो बहुत भीड़, ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी किसी का स्वागत होते। मैं तो सोच रहा था, और मैं आज भी इस कैमरे पे कह रहा हूँ कि जितनी इज्जतें मुझे दी गई, मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ। नहीं, आप डिजर्व तो करते हैं खैर उसके लिए। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, इतनी इज्जत का बिल्कुल मैं लायक नहीं था जितना मुझे इज्जत दी हर जगह। मेरे दोस्तों ने भी, मेरे टीचर्स ने भी, और मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, सब लोगों ने बहुत इज्जत दी। बिल्कुल मैं उसका पात्र नहीं हूँ। तो अब जब अम्मी अब्बू से हमें थोड़ा बताएं, जब अम्मी अब्बू से इतनी भीड़ में जो उनसे मिलना है, कि उनकी भी एक अलग, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कब तो बेटा जज बन के आ रहा है घर पर। जी, मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हमारे साथ पुलिस की गाड़ी थी, तो वो पुलिस की गाड़ी सायरन दे रही थी। जैसे ही सायरन की आवाज़ मेरे घर परिवार के कानों में पहुंची, तो पूरी फैमिली उस रोड पे फूट फूट के रो रही थी। पूरा घर परिवार को मैं देख रहा था, पूरा घर परिवार, मेरी बहनें आंसुओं से रो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरा भाई बिलख के रो रहा था। और बिलख के रोने की वजह यही थी कि पूरे घर ने बड़ी मेहनत की। इस इम्तहान को सिर्फ लिखा मैंने है, लेकिन दे मेरा पूरा परिवार रहा था। मेरा हर घर परिवार का एक एक मेंबर इस इम्तहान को रोज़ देता था। तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा कि मुझे देख करके, और उस भीड़ को देख करके, तो पूरी दुनिया सलाम कर रही थी, इज़्ज़त कर रही थी। कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग गाली देते थे हमें, वो भी फूल की मालाएं और मिठाई लेकर के खड़े थे। तो ये माहौल देख करके मेरा घर परिवार पूरा फूट फूट के रोने लगा। तो हालांकि वो रोए, और उनके आंसुओं को देख करके मुझे हिम्मत और खुशी भी महसूस हुई कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं इन आंसुओं को गिर जाने दो, आज सारे कुर्बानियों की बहुत मेहनत की बस हो गई। तो ऐसा माहौल था, बड़ा अच्छा भी लगा। एक मोमेंट पे अपनी अम्मी को रोते हुए देख कर तकलीफ भी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि रोने की अब ज़रूरत है नहीं, जिस चीज़ के लिए रोते पहले भी थे, ऐसा नहीं था, पहले तकलीफ में रोते थे। अम्मी मेरी अकेले अकेले में दुआएं मांगती थी, अकेले अकेले में रोती थी। और क्योंकि मेरा मेल बहुत बेकार हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, मेरे हिसाब से ख़राब हो गया था, जैसा मैं लिखना चाह रहा था उस हिसाब से नहीं लिख सकती, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो ये बात जब मैंने कह दी घर में, ऐसा ना हो कि झूठी उम्मीद मुझसे कर ली, तो मैंने वो साफ साफ बता दिया कि मेरा मेल जो है कहीं ना कहीं बिगड़ गया, ख़राब हो गया, इसीलिए मैं नौकरी की तलाश कर रहा था।
तो अम्मी हमारी कहती थी कि तेरा हो जाएगा, मतलब हिम्मत बांध नहीं थी। मैं अक्सर ये कहता था कि देखो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ऐसा ना हो कि फिर तकलीफ़ में दिल बैठ जाए। तो वो रोती थी, छिप छिप के रोती थी। मुझे बताया बाद में कि मैं छिप छिप के रोती थी, अकेले में रोती थी और नमाज के मुसल्ले पे रोती थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मदर ने ज़िद कर ली हो अल्लाह से कि लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी अम्मी की उम्मीद से डरता था, मुझे बहुत खौफ आता था। मुझे डर इस बात का नहीं रहता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और रिज़ल्ट के आखिरी दिन तक इस बात का बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन डर इस बात ही का था, बस एक बात सताती रहती थी कि अगर खुदा ना खास्ता सिलेक्शन नहीं हुआ तो इधर तो मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और उधर मेरे घर से खबर आएगी कि आपकी अम्मी जो है दुनिया को छोड़ चुकी है, ऐसी हालत है। तो उस उम्मीद से मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैं अक्सर यही दुआएं मांगता था अल्लाह से कि अल्लाह पाक चाहे मेरे हाथ पैर तोड़ दे लेकिन मेरी मदर का दिल टूटने से बचा ले। तो 30 अगस्त को अल्लाह ने वही किया, मेरी अम्मी का दिल भी रखा और मेरे हाथ पैर भी सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब खुश हैं बहुत। अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, बात करने में भी अच्छा लगता है, कहीं उठने बैठने में भी अच्छा लगता है, और स्टूडेंट को गाइड करने में भी अच्छा लगता है। और क्योंकि अब ऐसा है ना कि आपकी बात सुनते भी हैं लड़के, जब नहीं होता है तो उसकी बात नहीं सुनते हैं, जिसका हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में थोड़ा सा वैल्यू देते हैं उस बात को, और बहुत मानते भी हैं। जो भी मतलब मेरे जूनियर स्टूडेंट हैं या जो मेरे साथी हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, इतना तो मेरी हैसियत नहीं कि मैं अपने आप को किसी से बड़ा कह दूँ, तो बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मैं अभी भी आपके इंटरव्यू से पहले वहीं से आ रहा था, तो बस अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इज़्ज़त मिली। लेकिन ये सब एक लगन मेहनत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि अभी जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, जो जज बनना चाहते हैं, अब थोड़ा उनको बताएं कि भाई किस तरह से वो कर सकते हैं, किस तरह तैयारियां कर सकते हैं। वो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने कैसे किया, कि आपने कहाँ से कोचिंग की या फिर सेल्फ स्टडी की है, किस तरह से आपने तैयारी की है। देखिए कि लड़कों को लगे कि वो कर पाएँ चीज़ों को भी। कोचिंग की जहाँ तक बात है तो इस इम्तहान में कोचिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं, और इनफैक्ट कोचिंग की तरफ मेरा रवैया थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि कोचिंग में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं कोचिंग की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। मान लीजिए कोई 5 लाख रुपए की कोचिंग है तो वो तो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो जो लड़का सेम रास्ते पे खड़ा था, सेम फुटिंग पे खड़ा था, तो कोचिंग वाला कहीं ना कहीं उससे आगे हो जाता है, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पीछे हो जाता है। तो इसलिए मैं कोचिंग को पसंद नहीं करता हूँ। ये शायद जो कोचिंग चलाते हैं उनको बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोचिंग से कहीं ना कहीं जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो पीछे हो जाते हैं, जो साहिब हैसियत हैं वो तो कर लेते हैं। तो मैंने एक मिसाल कायम करने के लिए, मैं किसी कोचिंग को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास है कोचिंग करने की वो सलाहियत रखते हैं, तो बहुत अच्छी कोचिंग है हमारे ही आसपास, तो कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग में कोई भी बुराई नहीं है, वो आपको आसानी से रास्ता दे सकते हैं। लेकिन मैं मिसाल ये बनाना चाहता था कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है। आप मेहनत करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही था कोचिंग ना करने का। इनफैक्ट मॉक इंटरव्यू के लिए मुझे कई जगह से मेरे दोस्तों ने कहा कि आप मॉक कर लीजिए, तो मैंने वो मॉक भी इस वजह से नहीं किए कि अगर मैं कर लूँगा तो कहीं ना कहीं नाम मेरा कोचिंग से जुड़ जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोचिंग में कहीं मेरा नाम जुड़े, और इसी वजह से नहीं किया। और मेरे इसी मतलब इस सोच के ज़रिए मैं सबको संदेश देना चाहता था कि अगर आपके पास मीन्स नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कोचिंग की वजह से ये मत सोचिए कि आप पीछे रह जाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे मुसलसल और अपनी अप्रोच बनाएंगे तो आसमान की बुलंदी बहुत बड़ी नहीं है, आप आसानी से उसको छू सकते हैं। इज़्ज़तों के ताज आप पहनेंगे, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए, ईमानदार रहिए। लेकिन जब तक ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप सोचना भी छोड़ दीजिए, उस फीलिंग को महसूस करना भी छोड़ दीजिए। बस ये लड़के, अगर जो बच्चे कोचिंग इनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इनको नहीं कोचिंग मिल पा रही है, तो वो ऐसा क्या पढ़ें बच्चे, थोड़ा आप बता सकें उनको, वो आप ये चीज़ें पढ़ लो, आप इससे अच्छे पढ़ सकते हैं, या तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं, वो किस तरह तैयारी कर पाएंगे? देखिए, जो भी आपका सिलेबस है, पहले सिलेबस निकालिए। जो भी जुडिशरी देना चाह रहे हैं या दूसरे किसी स्टेट का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उस सिलेबस को निकालिए और उस सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करें।
और जो 5 साल या 3 साल जो भी आप पढ़ते हैं, वहाँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है तो खूब ईमानदारी और लगन से पढ़िए, क्योंकि जो आपके क्लास में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। पर दिक्कत यही होती है कि लड़के कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। अगर आपने वो रास्ता छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक लग जाएगा, तो वो ब्रेक आपको बहुत नुकसान देता है। अपने आप को जो एकेडमिक पीरियड होता है आपका, उसमें आप पढ़ते रहिए, मुसलसल लगातार पढ़ते रहिए। जब ये पढ़ते रहेंगे ना, जब आपका फाइनल ईयर आ जाएगा तो कहीं ना आप पाएंगे अपने आप को कि जो लोग तैयारी शुरू करेंगे 5 साल के बाद, उनसे आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके होंगे। जो फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वो लड़का फाइनल ईयर करने के बाद पढ़ रहा है, तो जो वो पढ़ रहा है ना, आप दूसरी चीज़ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। कोचिंग नहीं कर सकते तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपनी अप्रोच बनानी है, अपना तरीका बनाना है, क्योंकि कोचिंग में तो जाएंगे वहाँ 2000 बच्चों को एक अप्रोच बता दी जाएगी और उसी अप्रोच को सब फॉलो करेंगे। ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग उसी अप्रोच को फॉलो कर पाएँ, और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही अप्रोच अच्छा है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं नहीं क्वालिफाई कर पाता, या मेरे जैसे और भी बहुत हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी अप्रोच डेवलप कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अंदर से जवाब आता है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आता है। अंदर से हर इंसान ये जानता है कि वो कितना कैपेबल हो चुका है, क्या इस पोस्ट के लिए वो डिजर्विंग है या नहीं। तो कोशिश यही करिए, अपने आप से पूछिए हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कि क्या आप इस सब्जेक्ट में सही हैं या नहीं हैं, क्या इस टॉपिक में आप ठीक ठाक हैं या नहीं हैं। अंदर से जवाब आएगा, और जिस दिन जवाब आ जाए उस दिन वो जो है वो टॉपिक बंद कर दीजिए, अगला टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अप्रोच की बात होती है बस। तो तरीके से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और गाइड पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए शुरू में। हाँ, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस लॉज, बहुत सारे इलस्ट्रेशन होते हैं, और वो आपका एक सटीक और सही सोर्स होता है पढ़ाई करने का। तो अभी जो लड़के तैयारी भी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई उनको थोड़ा जानकारी चाहिए, तो आज के क्या है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लोग ज़्यादातर आपके सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेट से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसका इंटरनेट खोल लिया, यूट्यूब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो क्रोम पे बैठ के गूगल पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर उनको सिर्फ किताब ही पढ़ना चाहिए, वहाँ से आप ये देख लो भाई क्या पढ़ सकते हैं आप, वो कितना उनका फ़ायदेमंद रह सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल मीडिया, मैं तो कहूँगा एक वरदान की तरह है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़कियां होती हैं, मैं लड़की फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली जैसे शहरों में उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है। तो वो अपने घर में बैठ करके यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने किया भी, हद तक कि रैंक हासिल की। अच्छा, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक आगरा की बहुत मामूली परिवार की वो महिला थी, दिव्या सिकरवार, तो उन्होंने 1 रैंक हासिल किया पूरे उत्तर प्रदेश में, और मात्र 3000 की कोचिंग है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई करती है सोशल मीडिया से, आप यूट्यूब वगैरह से या जितने भी, तो ऑनलाइन उन्होंने कोर्स लिया 3000 रुपये का, अपने घर में एक मामूली से घर परिवार से आती हैं और रैंक 1 हासिल किया। तो मैं उसी तरह अगर कोई अगर ये लोग, जो भी लोग फीमेल कैंडिडेट मुझे देख रही हैं या सुन रही हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर बड़े शहर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक बस फ़ोन उठाइए और यूट्यूब खोलिए, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उससे पढ़िए। मटेरियल बहुत है, हाँ, लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि किस मटेरियल पर रिलाई किया जाए। बहुत सारे चैनल हैं, चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे चैनल हैं। आप जब 2-4 वीडियो किसी के देख लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। बहुत सारे मतलब फुल लेक्चर ऑलमोस्ट हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया से बहुत पूरी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मेरी तरह बिल्कुल मत बन जाएगी, क्योंकि मैं रील देखना शुरू कर देता, 10 मिनट के लिए सोचता था, 2 घंटे रील देखता था। वो एक एडिक्शन हो जाता है। थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश कीजिए, और सोशल मीडिया का अगर सही तरह से अगर यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया एक वरदान है। अगर जैसे ही थोड़ा सा भटके तो ये अभिशाप भी बन जाता है। तो सोशल मीडिया से पढ़िए, और अपने दोस्तों से डिस्कस करके पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपके जानने में कोई भी है, तो उनसे पूछ के पढ़िए। लेकिन यही है कि अपना अप्रोच बनाइए, अपने ईमानदारी रखिए, और अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, लेकिन अभी हम बात करें सोशल मीडिया से, आप सुना कहा कि पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उसको मिल रही है। आप खुद जब तैयारी के दौरान थे तब ये इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक ये कितना यूज़ करते थे? मुझे सिर्फ रील देखना आता है, बस ये देखना होता है। सिर्फ रील देखना आता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये मुझे चलाना आज भी नहीं आता है। अच्छा, अगर मुझे कोई टैग कर दे किसी ने तो वो मुझे रिमूव करना भी नहीं आता है टैग। वो किसी ने मुझे बताया, अभी कल ही बताया है। हाँ, अब सीख रहे हैं मतलब? नहीं, अब सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, अब सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि बस मुझे रील वील चलाना आता था, मैं इनसे सब चीज़ से दूर ही रहता था। मेंस के दौरान या जब तक फ्री का होता था उसको मैं डिलीट कर देता था अकाउंट अपना, और फिर पासवर्ड भूल ही गया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, पासवर्ड भूल गया था और भी मैंने उसको चालू कर सका। तो सोशल मीडिया से कोशिश ये कीजिए कि जब तक ये आपकी पढ़ाई लिखाई में फ़ायदा कर रही है, तो ले पढ़ाई लिखाई से सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये नहीं है केवल आप उस पर आपका रेलिवेंट कंटेंट देख रहे हैं या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। आपको पढ़ाई लिखाई में अगर कोई म्यूज़िक या कोई रील्स वगैरह भी मदद कर रही है, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो उसको भी आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा ही समझ रहा हूँ कि आप रील देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिट में, हाँ, क्रॉस मत कर जाइए उस लिमिट को, वरना फिर नुकसान हो जाएगा। तो म्यूज़िक सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इम्तहान ऐसा है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन लगने लगता है कि हमारा होगा ही नहीं। ऐसा डिमोटिवेशन होता है कि कल का पड़ा वो आज याद नहीं होता है, तो ऐसा होता है। तो कोशिश कीजिए कि खुश रहिए। खुश रहने के साथ साथ अपना सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लोग ताने भी देने लगते हैं, कहीं कहीं अपने ही दोस्त, अपने ही सीनियर और अपने मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब ताने देने लगते हैं। वो थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें कि भाई जब आप इस दौरान थे, जब तैयारी कर रहे थे, तो कितने लोगों ने कहा गया था कि हाँ चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ो यार, बड़ा मेरा tough सोशल है, मीडिया बड़ा हैंडल मुश्किल देखिए, है। मैं हाँ, बता रहा हूँ, ये तो खैर नहीं कहा किसी ने आज तक, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल बहुत छोड़ tough है। मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, अगर मान लेता, अगर मैंने जिस दिन ये बात मान ली होती, या मैं हर एस्पिरेंट से कह रहा हूँ कि जिस दिन आपने ये बात मान ली कि ये बहुत टफ है, लेकिन कहते हैं लोग, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, टफ हाँ। कोई भी इम्तहान आसान तो नहीं होता, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन नहीं। मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये बहुत टफ है, ये बहुत नामुमकिन सा एग्ज़ाम है, तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाए। मतलब जो कह रहा है उसको कहने दो, अपना काम जो करते कह रहो। रहा है कहने दीजिए, वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। अगर जो ये बात कह रहा है कि यार उसका नहीं हुआ, वो बहुत पढ़ता था, हाँ, उसका हाँ, नहीं हाँ, हुआ, हाँ। इनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? हाँ, तो आपने किसी को क्यों रोल मॉडल बना लिया जिसका नहीं हुआ? जिसका हुआ है उसका क्यों नहीं बना रहे? तो बिल्कुल। इसी इम्तहान में किसी की रैंक 1 भी आई है, आप उनको क्यों रोल मॉडल नहीं बना रहे? या जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी मिसाल क्यों नहीं दे रहे? आप फेलियर की मिसाल दे रहे हैं, तो जो फेल हो गए हैं उनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? जो कामयाब हुए हैं उनकी मिसाल क्यों नहीं दे रहे? आप उनको आगे रखिए, तो उनका हुआ है तो आपका भी होगा। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा। बहुत आसान सी हैं चीज़ें, हो जाती हैं। हम जैसे एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं, तो वाकई का तो क्या ही जवाब है? कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। है। बस आपको लगन चाहिए। बस लगन चाहिए और ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी। कल्पना कीजिए कि जब आप बन जाएंगे तो कैसा महसूस होगा, हाँ, दुनिया आपको कैसे लेगी, किस तरह से लोग आपको बातचीत करेंगे, आपको बहुत इज्जत करेंगे, आपके माँ बाप कैसा सोचेंगे, वो कैसा फील करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनल मोटिवेशन देती हैं। किसी की स्पीच सुन करके, किसी का इंटरव्यू देख करके मोटिवेट मत होइए। ये बहुत मोमेंट्री चीज़ें होती हैं कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया और मोटिवेट हो गए। तो जब जब कोई स्पीच सुन रहे हैं आधे घंटे, तो आधे घंटे के लिए मोटिवेट हैं, फिर रील देखने लगेंगे आप। तो आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आपके घर से मिलेगा, जो आपके खुद के अंदर से मिलेगा। याद कीजिए और कल्पना कीजिए उन इंसिडेंट की जिसकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मोटिवेशन अगर आपने हासिल कर लिया, तो ये जुडिशरी या यूपीएससी तो बहुत छोटे इम्तहान हैं, आप ज़िंदगी के इम्तहान में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, हमने सुना है, जब आपने रिसर्च किया हमने आपके बारे में कि आपके अब्बा बिरयानी बेचते हैं, आप भी बेचा करते जब जाते थे यहाँ से? जी, मैं बेचता था, आज भी बेचता हूँ। अगर मैं घर चले जाता हूँ तो कभी मतलब आप खड़े होते थे वहीं पर? हाँ, बिल्कुल। क्या लगाते हैं, मतलब कोई शॉप है या फिर क्या ढकेल? नहीं, हम कैसा है? सड़क किनारे बेचते थे, पेड़ के नीचे। तो मैं
वहाँ दिल्ली रोड है, मेरे घर के पास में पड़ता है। हाँ, तो वहीं रोड किनारे एक मार्केट होती है, मैकेनिक वगैरह होते हैं, तो उनके आगे लगा लेते थे बस ऐसे ही जाकर के। कोई दुकान नहीं, कोई दुकान नहीं। पर्टिकुलर प्लेस नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं। एक मामूली से जैसे आप देखते हैं वेंडर्स होते हैं, उस तरह का काम है और आज भी है। मैं भी करता था 2008 आज आप से। जाते थे, आप भी वहाँ खड़े हाँ, हो जाते? मैं यहाँ आने से पहले वही करता था। अच्छा, वहीं ये जो स्कूल मैंने से आए कि आप- खड़े हो गए वहाँ पर? स्कूल जाता ही नहीं था। अच्छा, स्कूल जाना नहीं होता था, मतलब क्लास चल रही है? नहीं, जाना है? मेरी जो एजुकेशन हुई है वो डिस्टेंस में हुई है। अच्छा, distance हमारे है। यहाँ ऐसा रूल है हाँ, कि अगर आप उसको प्राइवेट कहते हैं वहाँ पे, हाँ, कि आप प्राइवेट में दाखिला लेंगे, प्राइवेट मोड में, हाँ। तो आपको स्कूल नहीं आना है। मतलब कभी कभी आ सिर्फ सकते हैं, एग्जाम दे दीजिए। सिर्फ एग्ज़ाम देना आना होता है। तो जब मैं 10वीं में फेल हुआ था तो मैं, अच्छा, आप 10th में फेल भी हुए एक बार? हाँ मैं फेल ये हुआ बहुत था। बड़ी बात है कि आप 10th फेल होने के बाद फिर से आपने एक यहाँ तक का सफर तय किया है। हाँ नहीं, फेलियर तो हम तो रोज़ फेल होते थे। और जिसे मान लीजिए हम तो रोज़ फेल होते थे। टीचर हमसे पूछ रहा है कि मैथ का ये सवाल बताओ, तो 2 डंडे हमें तो खाने ही खाने थे। खाने हैं तो हम तो रोज़ फेल होते थे। तो इसलिए फेलियर की तो हमें आदत है, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। तो 10वीं में फेल हुआ, फिर मैंने पूरा अपना 10वीं उसमें रखा प्राइवेट में, अपना इंटर Distance mode प्राइवेट पर। डिस्टेंस मोड में। तो मैं स्कूल जाना नहीं होता था, मैं ट्यूशन पढ़ लेता था, जो भी अंग्रेज़ी वगैरह के सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ता था, अपना काम करता था। और जब लेकिन 2012 में मैं अलीगढ़ आ गया तो मैंने काम भी छोड़ दिया। अच्छा, वहाँ से फिर वो बिरयानी हाँ, वहाँ से आ छोड़ गई। दिया। हाँ, लेकिन छुट्टी में जब मैं जाता था यहाँ से फिर जून खड़े होते थे वगैरह वहीं पर बिल्कुल। फिर से फिर खड़ा होता था, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती थी। अलीगढ़ आना होता था तो मोबाइल की ज़रूरत होती थी। तो काम करके हम कभी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। बेचा है 2000 का, उसमें से 200 रुपये रोक लिए, अच्छा, तो ऐसे मतलब ज़्यादा पैसे हो जाते थे अपने घर में। हाँ, तो मैं बेचता तो था। बेचते थे वहाँ हाँ, पर। बेचता तो अभी जब पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि जब आप वहाँ बिरयानी बेच रहे थे, उसके बाद अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, हमारे लिए तो कम से कम बहुत बड़ी बात होती है। जो इधर के थोड़े से एरिए हैं, जो वेस्ट यूपी के एरिए हैं, और ईस्ट यूपी के एरिए हैं, उन लोगों को बड़ी खुशी होती है। उनके माँ बाप बड़ा मतलब एक प्राउड फील करते हैं कि बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा है। जी जी। तो तब अब्बा, जब आप पढ़ने आए होंगे, एडमिशन लिया होगा, तब भी अब्बा को बड़े खुश होते होंगे, लोग बहुत तारीफ भी करते होंगे कि भाई अब तो आपका बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। तारीफ तो कम करते थे लोग, यकीन ज़्यादा नहीं कर पाते थे। देखिए ऐसा है, जो भी है कहीं ना कहीं, हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जो बहुत कमज़ोर परिवार से लोग बच्चे यहाँ आते हैं। हाँ। लेकिन मेरे यहाँ यही था कि जब अलीगढ़ में मेरा दाखिला हुआ तो वहाँ लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता था। हाँ, बिरयानी जब काम बेच रहा हूँ, जब करवा काम रहा ऐसा हूँ। है, क्योंकि ऐसा काम है कि लोग कभी कभी बेइज्जती भी कर देते थे, कभी कभी बुरा भला भी कह देते थे, और कभी कभी बहुत उल्टे सीधे अल्फाज का इस्तेमाल कर देते थे मेरे साथ। तो यकीन नहीं होता था। तो जब मेरे भाई लोग से पूछते थे, मेरे भाई भी हलीम ही बेचते हैं, तो उनसे पूछते थे कि उसका कैसे हो गया वहाँ पे, उसको तो हलीम बेचता था वहाँ पे, उसका कैसे हो गया। तो ऐसी मजाक में कहता था हमने रिश्वत दी है, इस वजह से हो गया। तो उस बात पे वो यकीन भी कर लेते थे। अच्छा, वो उनका मान भी लेते यकीन इस बात पे ज़्यादा था कि इन्होंने रिश्वत भरी होगी, मतलब मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं हाँ, है। रिश्वत तो ऐसी करा मजाक दिया। मजाक में कह देता था हमने 8 लाख रुपए दिए तब उसका दाखिला हुआ है। हाँ, तो इस बात पे यकीन था, यकीन कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हाँ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेहनत करके करके पढ़ने चले चुके हैं गए। वो। हाँ, तो ऐसा माहौल उस समय था। और कुछ लोग तो मुझे अभी ऐसे भी मिले कि सिलेक्शन हो जाने के बाद भी मेरे जुडिशरी पे यकीन नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो कह रहा है कि उन्हें भी लग रहा है रिश्वत दे दी होगी। नहीं, रिश्वत की बात नहीं, उन्हें अब भी लग रहा है, बोले पता नहीं झूठ बोल रहे, पता नहीं कहाँ के जज बन गए। हाँ, अभी भी मुझे फोन आ रहे हैं, बोले वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दो उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती चलते रहता है। हैं, चलती रहती हैं। बस ये है कि आप जिस भी काम को करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, भले ही आप मिट्टी ही क्यों ना खोदते हैं, या सड़क किनारे कुछ भी बेचते हैं, या घास काटते हैं, ईमानदारी से। ईमानदारी। क्योंकि देखिए कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं हलीम बेचता था तो शायद आप अगर मेरा इंटरव्यू में कर रहे हैं, या जो भी सोशल मीडिया पे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या इंटरव्यू देख रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं देख रहे हैं कि एक मोहम्मद कासिम है और उसका जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं देख रहे। मेन वजह यही है कि वो मेहनत करके आया, वो हलीम बेचता था, सड़क किनारे खड़े होता था। शायद उनके लिए मोटिवेशन की मेन वजह ये है। तो अपने काम में कभी मत शर्माइए। मैं आज भी अपने काम में प्राउड फील करता हूँ, और जब जाऊँगा घर तो बेचूँगा भी, हाँ। बिल्कुल बेचूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि वो जिस काम में मुझे दुनिया में इतनी इज्जत दिलवाती है, अपने शहर में, अपने देश में, तो मैं उस काम को कैसे छोटा कह सकता हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर परिवार के या गांव के या शहर के कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई जब मोहम्मद कासिम ने जज बन गए
तो अब हम भी करेंगे। कुछ लोगों ने मैसेज किए कि भाई अब हम भी करना चाहते हैं, मैं भी तैयारी करना चाहता हूँ, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा बता दीजिए कैसे पढ़ूँ। अभी बातचीत भी नहीं हो पा रही हुई इतनी, तो खुद ही अभी इतना बिजी हो रही इतने मैसेज आते हैं मुझे, उनका तो मैं रिप्लाई देखिए, क्योंकि मैं उनको जानता था, नए नए लोग हैं, नए नए मैसेज आ रहे हैं। लेकिन खुशी बेइंतहा तब होती है जब 5-6 साल के बच्चे मेरे पास चल के आते हैं। अपने पेरेंट्स से वो जिद करते हैं कि हमें उनके पास ले चलो, हमें उनके साथ फ़ोटो खिंचानी है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई बड़ा बच्चा जो बड़ा कैंडिडेट है वो मोटिवेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे फ़ोटो खिंचाने के इसलिए कि हाँ हमको ये बनना है, हम वो भी बनेंगे, वो जोश से भरे हुए हैं। मेरे पूरे एरिया में मुझे कितने फ़ोन आते हैं कि कौन सी किताब खरीदनी है, कैसे लॉ करना होता है, कैसे जज बनते हैं। तो असल खुशी मुझे सिलेक्शन की तो है ही, लेकिन इससे बड़ी ज़्यादा खुशी ये है कि मेरी वजह से अगर 10 लोग भी जज बन गए इंस्पायर होकर, तो मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी की बाजी जीत ली। बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अरे कासिम भाई, एक साथ साथ अभी हम ये हो जानना चाह रहे हैं आपसे कि भाई जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन फैकल्टीज़ के लोगों ने, डिपार्टमेंट के लोगों ने ये लगा कि अरे यार ठीक है, बहुत लोग तो टेस्ट देते हैं, अब वो लोग किस तरह से, मतलब उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है या नहीं आया, वो थोड़ा चेंज मिल तो रहे होंगे, बात तो कर रहे होंगे वो लोग। देखिए, ये बात तो मैं पहले भी नहीं जानता था कि कौन मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है या मतलब कौन ये ये नहीं कह रहा है कि हाँ इसका होगा नहीं होगा, तो मैं आज भी नहीं जानता। और अगर जानता भी होता तो शायद किसी का नाम नहीं नहीं लेता। होता। मेरे लिए सारे लोग खुश हैं तो मैं उन सबके लिए खुश मेरे हूँ। खुशी के साथ अगर मैं जितना भी कर पाऊँगा उनके लिए, कि मैं दिल खोल के करूँगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट मुझे उन लोगों से भी शिकायत नहीं है जो मुझे गाली देते हैं। रिजल्ट आने से पहले फेसबुक पे मुझे खूब गालियाँ दी जा रही थी, मेरा फ़ोटो लगा था। सोशल मीडिया पर लोग रिजल्ट के 2 दिन पहले लोग सोशल मीडिया पे फ़ोटो लगा करके मुझे गाली दे रहे थे कि देखो, हाँ कि देखो कमिश्नर साहब आ गए, जज साहब आ गए, वो था ना अदरवाइज कमेंट टाइप का, मतलब कमेंट कर रहे हैं वो। मेरी जेब में मोबाइल है और जेब में स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन दिखाऊंगा नहीं हालांकि। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही लोग आगे जुलूस में नाच भी रहे थे। उन्हीं के हाथ में मैंने मिठाई के डब्बे भी देखे और फूलों की मालाएं भी देखी, लेकिन मैं सबको माफ़ किया और जाकर के। सबसे पहले गया तब वो मैंने देखा कि सब लोग नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहली बात यही कही कि जिसने भी मुझे कुछ कहा या मुझे बुरा भला कहा, हाथ जोड़ के तुम मुझे माफ़ करो और मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो सब लोग खुश हैं। अगर मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, कि फुरकान अली मिर्ज़ा हैं, मोहम्मद जुनैद खान हैं और आरिश मंसूरी हैं और फैसल हैं, मेरे जूनियर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट भी करते थे, मुझ पर उम्मीद करते थे। और कभी कभी इनकी उम्मीद से मुझे बहुत डर भी लगता था, क्योंकि ये लोगों ने एक हवा ऐसा बना दिया मेरे फैकल्टी में और हॉस्टल में कि कासिम भाई बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा भैया मैं नहीं पढ़ता हूँ, हालांकि मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे डर ये लगता था मैंने कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन लोगों का मनोबल टूटेगा, ये इतना पढ़ रहे हैं, इनका नहीं हुआ तो हम तो इतना नहीं पढ़ पा रहे। तो मुझे इस बात से बड़ा डर लगता था, इसीलिए मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था कि मेरे से कोई गारंटी नहीं है और ना मुझसे उम्मीद करना कोई। तो उस बात में हंसते थे वो लोग, और मैं भी हंसी हंसी में कह देता था ताकि कल अगर मेरा नहीं हो सिलेक्शन तो कम से कम मुझे ये कोई ना कहे कि हाँ बनते इतना थे, पढ़ते इतना थे, हुआ सिलेक्शन बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन गया। मेरी खुशनसीबी है कि शायद आज वो लोग मोटिवेट होकर के किताबें पढ़ रहे हैं। मैं अभी आया हूँ देख करके भीड़ में, वो पूरा मजमा लगा हुआ था, पूरा हॉल भरा हुआ था और बच्चे किताबों के साथ बैठे थे। तो मैं देख पा रहा था कि कम से कम मुझे इतनी खुशनसीबी हासिल हुई कि इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझसे कुछ सीखने का मुझे ये शर्त इन्होंने मुझे दिया। तो बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत से लोगों की हिम्मतें बन गई हैं, उन लोगों की खासकर बन गई हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, और उन लोगों की जो डिपार्टमेंट में मुझसे उम्मीद करते थे, मेरे फैकल्टी में या हॉस्टल में मुझसे उम्मीद करते थे, तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण उनके अंदर फिर से जाग उठी है और वो फिर से इसलिए अपने एग्ज़ाम के लिए कमर कस ली है। अब लोग अपना तैयारी कर चुके हैं कि बहुत एक्साइटेड है। सेल्फ स्टडी भी बहुत, मतलब आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा अच्छे से आप लोगों से जानकारी हासिल कर। असल तो सेल्फ स्टडी ही होती है। किसी भी कोचिंग में 2000 स्टूडेंट हैं,
वैकेंसी 200 होती है, 300 हम्म। होती है, तो 2000 का तो सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि कोचिंग वाले आपको कुछ घोल के पिला देंगे और आप जज बन जाएंगे। सेल्फ स्टडी वहाँ भी करनी है आपको, और खुद से ही करना है। कोचिंग में क्या है, एक क्लास, एक कॉमन सब्जेक्ट मैटर आपको सबको पढ़ा दिया 2000 बच्चों को, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 2000 बच्चे जज बन जाएंगे। उस भीड़ में भी जो मेहनत करेगा वो बन जाएगा। चाहे तो आप भीड़ में मेहनत कर लीजिए, चाहे बंद कमरे में बंद मेहनत कर कमरे में। लीजिए, ये आपको इख्तियार है। कोई एक ऐसा मैसेज जो उन लोगों को देना चाह रहे हो जो तैयारी कर रहे हैं, या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीसीएसजे की या पीसीएस की तैयारी, या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं? लास्ट मैसेज अगर कुछ वर्ड्स में देना चाहें तो उन लोगों को। आखिरी मैसेज यही है कि दुनिया का हर इंसान जब आपको नकार दे, आपको धिक्कार दे, रिजेक्ट कर दे, अपने आप से खुद को मत रिजेक्ट करें। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, अपना भरोसा मत खोइए। भले ही सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको ताने देने लगे, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है कि ताने बहुत देते हैं लोग। निकल के जाएंगे तो कहेंगे कमिश्नर साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं। अपना भरोसा मत खोइए, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी ऐसी है जहाँ बिलीव रखता है। वो अल्लाह में बिलीव रखता है, वो भगवान में बिलीव रखता है। जिस शक्ल में भी आप मानते हैं, आप उसमें यकीन रखिए। पहले मेहनत कीजिए और उसमें यकीन रखिए, और उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जहाँ जहाँ मेहनत की जाती है, जब जब मेहनत की जाती है, उसका एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर आता है। मैंने आज तक किसी आदमी को ऐसा नहीं कहते देखा कि उसने बहुत मेहनत की और इस बात की वो शिकायत कर दे कि मुझे मेहनत का फल नहीं मिला। वो दूसरी फील्ड हो सकती है उसकी, जो वो चाहता है वो फील्ड हो सकता है वो ना हो। मान लीजिए अगर मैं जज नहीं बनता तो हो सकता है मैं अच्छा वकील बन जाता, अच्छा प्रोफेसर बन जाता, लेकिन मैं इस बात की शिकायत बिल्कुल नहीं करता कि हाँ मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिला। अगर आप प्रोफेसर बन रहे हैं या वकील बन रहे हैं तो वो मेहनत का ही सिला है। तो बिल्कुल भी आप उम्मीद मत खोइए, अपनी मेहनत करते रहिए, लगातार चीज़ें हो जाती हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मैं समझता हूँ कि अब आसमान की बुलंदियों को ज़रूर छूइए। तो अभी हम जो बातचीत कर रहे थे वो हमारे साथ में मोहम्मद कासिम साहब थे। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना है, जिसके साथ हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि एक तो आप अपनी लगन लगाए रखिए, मेहनत करिए, ईमानदारी अपने साथ बरतिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो सबको यूपीएससी निकालना है, सबको जज बनना है, पीसीएस जे करके जज बनना है, या फिर सबको डीएम, एसडीएम, एसएसपी तो बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत जो ज़रूरत पड़ती है वो लोग कहीं नहीं डूब जाते हैं, ज़्यादातर उल्टी सीधी चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि कासिम साहब ने कहा कि अगर आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है अपने मन मुताबिक, तो सबसे पहले लगन रखिए, मेहनत करिए और अपने काम के साथ में ईमानदारी रखिए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था जो मोहम्मद कासिम साहब के साथ में था, जिन्होंने अभी 2023 में अपना जज वो जो अपॉइंट हुए हैं वो अपने टेस्ट वो निकाल दिया है, उनको जज का रिजल्ट आ गया है, और इनके साथ में बातचीत करके मैं बड़ी खुशी महसूस हुई है। अगर आपको भी इनसे बात करके अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इनके बारे में, जो कुछ पूछना हो वो भी हमें बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी चीज़ें और लाते रहें।